नमस्कार दोस्तों। आज है 5 जुलाई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। आज का करंट अफेयर्स है उसकी पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे और जो भी उस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसे हमारी एक टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। जो हमारे टेस्ट पैकेजेस हैं उसमें से कोई भी एक टेस्ट सीरीज वो चूज़ कर सकते हैं और वो उन्हें फ्री मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। जो है, हाल ही में संविधान संशोधनों पर जनता की राय मांगने के लिए रूस में मतदान कराया गया था, जिसमें व्लादिमीर पुतिन को 77.9% वोट मिले। आपको बताना है कि इस मतदान के बाद जो है व्लादिमीर पुतिन कब तक देश के राष्ट्रपति रह सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 2025, बी है 2028, सी है 2030 और डी है 2036। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है 2036। देखिए, हाल ही में रूस में संविधान संशोधन के लिए कराए गए मतदान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वर्ष 2036 तक सत्ता में बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए देश के संविधान में किए गए संशोधनों को मतदाताओं का भारी समर्थन मिला है और करीब 77.9% वोटरों ने पक्ष में क्या है मतदान किया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जो है, हाल ही में किस देश के परमाणु संयंत्र में भीषण आग लगी है, जिसका नाम नतांज परमाणु संयंत्र है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ईरान, बी है पाकिस्तान, सी है सऊदी अरब, डी है फ्रांस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है ईरान। देखिए, हाल ही में ईरान के महत्वपूर्ण नतांज परमाणु संयंत्र में क्या है आग लग गई है और आग से क्षतिग्रस्त हुए परमाणु संयंत्र से किसी प्रकार के घातक विकिरण के खतरे को ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने नकार दिया है। और हाल ही में अमेरिका ने परमाणु संबंधी कार्यक्रमों के कारण ईरान के ऊपर क्या है कई सारे प्रतिबंध भी लगाए हैं और खतरनाक रेडियोधर्मी पदार्थ यूरेनियम के दुरुपयोग के आरोपों से घिरे ईरान के परमाणु संयंत्रों की निगरानी संयुक्त राष्ट्र या फिर यूएन या यूनाइटेड नेशन की संस्था कर रही है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जो है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने केरल के मछुआरों की हत्या पर भारत को हर्जाना देने के लिए इटली को आदेशित किया है। आपको बताना है कि यह घटना कब हुई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। वर्ष 2010, बी है 2012, सी है 2013 और डी है 2015। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है वर्ष 2012। देखिए, वर्ष 2012 में इटली के दो नौसैनिकों जिसमें है मस्सिमिलियानो लटेरो और साल्वाटोरे गिरोने के द्वारा क्या किया गया था कि दो भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या के मामले में देख रेख कर रहे अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने इस घटना पर भारत की कार्रवाई को सही ठहराया है। और साथ ही इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का कहना है कि इटली के नौसैनिकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारत के पास वैध कानूनी आधार है। और हेग में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाते हुए इतावली नौसैनिकों के हाथों मारे गए दो भारतीय मछुआरों के लिए इटली को भारत को जुर्माना देना होगा और यह धनराशि दोनों देशों के आपस में बातचीत करके तय होगी या करनी होगी। और न्यायाधिकरण ने साथ में यह भी कहा है कि इतावली नौसैनिकों पर मुकदमा जो है वो भारत के बजाय इटली में ही चलाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। जो है, हाल ही में महान क्रिकेटर सर एवर्टन वीक्स का क्या है निधन हो गया। आपको बताना है कि वह किस देश के खिलाड़ी थे। ऑप्शन देख लेते हैं। इंग्लैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है वेस्ट इंडीज और डी है न्यूजीलैंड। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है वेस्ट इंडीज। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। जो है, हाल ही में किस देश ने भारत पर अपनी कंपनियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए विश्व व्यापार संगठन WTO जाने की धमकी दी है। ऑप्शन देख लेते हैं। पाकिस्तान, बी है मलेशिया, सी है चीन और डी है ईरान। और आप सभी जानते हैं इसका उत्तर क्या है, वो है चीन। देखिए, हाल ही में चीन के 59 ऐप पर भारत द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चीन में भारत के खिलाफ भेदभावपूर्ण वाणिज्यिक नीति अपनाने पर विश्व व्यापार संगठन या फिर WTO में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। और चीन की इस बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण क्या है कि पिछले हफ्ते लागू हुए कंट्री ऑफ ओरिजिन नियम क्या है संबंधी नियम। कौन सा? कंट्री ऑफ ओरिजिन संबंधी नियम है और यह लंबी अवधि में चीन से मंगाए गए सभी उत्पादों की पहचान करने का एक जरिया है। और अभी तक चीन की कंपनियों के बने उत्पाद को आम आदमी को पहचानना क्या होता था, काफ़ी मुश्किल होता था और अब ये आसान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। जो है, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा कितना रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 49.8 अरब डॉलर, बी है 48.6 अरब डॉलर, सी है 52.6 अरब डॉलर और डी है 53 अरब डॉलर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है 48.6 अरब डॉलर। देखिए, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में भारत और चीन के साथ हुए व्यापार में व्यापार घाटा 48.6 अरब डॉलर रहा है,
जो पिछले वित्त वर्ष में 53.56 अरब डॉलर था। मतलब क्या है कि इस साल ये कम हुआ है। अब देखिए वर्ष 2017-18 में यह व्यापार घाटा कितना था, 63 अरब डॉलर का था। और इस तरह से यह लगातार तीसरा वित्त वर्ष है जब व्यापार घाटे को कम करने में सफलता मिली है। देखिए 2017-18 में था 63 अरब डॉलर, 2018-19 में था 53.56 अरब डॉलर और 2019-20 में था 48.6 अरब डॉलर। और जिस तरह से बायकॉट चाइना जो है उसकी अगर मांग चल रही है तो इस हिसाब से देखा जाए कि इस बार जो वित्तीय वर्ष होगा 2021 उसमें ये घाटा और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में चीन से भारत का कितना एफडीआई आया है। चीन से भारत में कितना एफडीआई आया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 20.9 करोड़ डॉलर, बी है 19.22 करोड़ डॉलर, सी है 22.6 करोड़ डॉलर और डी है 16.38 करोड़ डॉलर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है 16.38 करोड़ डॉलर। देखिए हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में चीन से होने वाले एफडीआई में भारी गिरावट आई है और वर्ष 2019-20 में चीन से 16.38 करोड़ डॉलर का निवेश आया है, जो कि वर्ष 2018-19 में 22.9 करोड़ डॉलर का था। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में निवेश को सुगम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किसके गठन का फैसला किया है। ऑप्शन ए है इनविड, बी है इनवेयर, सी है इनोवेशन और डी है उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है इनविड। देखिए राजमार्ग सेक्टर में निवेश को और सुगम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इनविड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट गठित करने का फैसला किया है और यह किसी सरकारी निकाय द्वारा प्रायोजित देश का पहला इनविड होगा और यह म्यूचुअल फंड की तरह कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किसने कोरोना की दवा विकसित करने के लिए नई दिल्ली में ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन प्रोजेक्ट शुरू किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हर्षवर्धन, बी है रमेश पोखरियाल निशंक, सी है रविशंकर प्रसाद और डी है ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है ए और बी दोनों। देखिए हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन और मानव संसाधन विकास मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोना की दवा विकसित करने के लिए ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन प्रोजेक्ट शुरू किया है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद या फिर CSIR ने संयुक्त रूप से यह पहल शुरू की है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, हाल ही में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने कितने करोड़ के रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। ऑप्शन देख लेते हैं। 30,900 करोड़, बी है 38,900 करोड़, सी है 32,200 करोड़ और डी है 40,500 करोड़। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है 38,900 करोड़। देखिए भारतीय सेनाओं के लिए राफेल रक्षा सौदों के बाद अब 38,900 करोड़ रुपए की यह सबसे बड़ी रक्षा खरीद है और इस फैसले के बाद सबसे बड़ी और खास बात यह भी है कि करीब 31,130 करोड़ की जो राशि है वो भारतीय कंपनियों और संगठनों से खरीद पर खर्च होगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह रक्षा खरीद परिषद की क्या है, यहाँ पर दा रह गया है, परिषद की बैठक हुई और वायुसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए 12 सुखोई लड़ाकू फाइटर जेट HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदे जाएंगे। साथ ही क्या है कि रूस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौते के तहत HAL देश में ही सुखोई 30 का निर्माण करता है और मौजूदा समय में यह भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है और 12 सुखोई विमानों की खरीद पर लगभग 10,730 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और राफेल जो है वो सुखोई से अगली पीढ़ी का फाइटर जेट है और इसके साथ ही 21 MiG-29 लड़ाकू विमान भी कहाँ से, रूस से खरीदे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में कोविड-19 के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक वायरोलॉजी प्रयोगशाला की शुरुआत की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है नई दिल्ली, बी है पुणे, सी है चेन्नई और डी है लखनऊ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर प्रथम प्रोफेसर PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है शशिकांत दास, बी है अमिताभ कांत, सी है चक्रवर्ती रंगराजन या सी रंगराजन और डी है डी सुब्बा राव। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है सी रंगराजन या चक्रवर्ती रंगराजन। देखिए 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर भारत के पूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर सी रंगराजन को प्रथम PC महालनोबिस का क्या है आधिकारिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है
और यह पुरस्कार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको देना है हमें कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आता है, इसलिए हमारा आज का प्रश्न बना है। आपको क्या करना है कि इसका उत्तर हमें देना है कमेंट के माध्यम से। ऑप्शन ये है, इस ऑप्शन में से आपको एक चूज़ करना है। तो चलिए आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और साथ साथ में प्रश्न का उत्तर जरूर दें कमेंट के साथ, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो वो भी दीजिए। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है कि आने वाले वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।